Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra. आज के सेशन में बच्चों हम लोग पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस टॉपिक को कवर करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोग को बता दिया जाए, GM 360 के द्वारा यूपीएससी एंड एसएससी के लिए जो है बैच लॉन्च किया जा रहा है GM 360 के पोर्टल पर फ्रॉम 1st of May 2024. Let me tell you about the batches of for UPSC and SSC. Just please give me a few seconds. बच्चों यूपीएससी के लिए जो है आप कह सकते हैं कि GM 360 के पोर्टल पे 100 रुपीज में जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है एंड इसके साथ जो है आपको 3 फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। यूपीएससी एडमिशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो 1000 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन फीस है एंड 500 रुपीज मंथली जो है आपको 18 महीने तक पे करना पड़ेगा। एंड आप कह सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे जो है ये बैचेस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। वहीं हम अगर एसएससी की बात करते हैं बच्चों, तो एसएससी के लिए भी जो है GM 360 के द्वारा बैच लॉन्च किया गया है। इट्स एडमिशन फीस इज 800 रुपीज एंड you have to pay 400 rupees per month for 10 months। इसका जो कंप्लीट फीस है आप कह सकते हैं कि 400 रुपीज जो है मंथली आपको पे करना पड़ेगा 10 महीने के लिए। तो एज सुन एज पॉसिबल आप इन बैचेस में एनरोल कराएं एंड 1 मई 2024 से जो है 1st of May 2024 से जो है GM 360 के पोर्टल पे ये बैचेस शुरू हो जाएंगे फॉर यूपीएससी एंड एसएससी। एंड जब से आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे स्टार्टिंग में ही जो एक स्कैनर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां से जो है आप हमारे साइट पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे जो आप रजिस्ट्रेशन कराइए एंड जितने जो भी डिस्क्रिप्शन जितनी भी चीजें आप लोग को जाननी है सभी चीजें जो है वहां पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। बिफोर दैट लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने कवर किया था एक बार उस टॉपिक पे भी हम नजर डाल लेते कि लास्ट के सेशन में हम लोगों ने आखिर क्या पढ़ा था। लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे जो है कौन सा पोर्टफोलियो किसके अंडर में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में कौन सा पोर्टफोलियो था या फिर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में कौन सा पोर्टफोलियो था। ये सभी चीजें जो है लास्ट के सेशन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ी हैं एंड आप कह सकते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं सिर्फ एक बार भी अगर आप गो थ्रू करेंगे हमारे सारे लेक्चर्स को, जितने वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए वहां से जो उसके बाद आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का दोबारा मेरे ख्याल से दोबारा आपको टॉपिक नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कह सकते क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी किया है। उससे पहले हम लोगों ने जिस्ट भी पढ़ा है। सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हर बार मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम वहां पे नोटेड डाउन कर सके, ताकि लास्ट में जब आप एग्जाम देने जाए उस समय जो पॉइंट्स आपको नहीं पता है या फिर नहीं याद है लास्ट मोमेंट पे आप जरूर उसको रिकॉल करके जाए। कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे आप जो चीज पढ़ के जाते हैं वो चीज एग्जाम में आपके जरूर आता है। तो आप कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि आप जो चीजें आप लोग को हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो आप लोगों ने कभी पढ़ा ना हो, या फिर मैं आप लोग को कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐसे बताऊंगी जिससे शायद आप लोग कभी अवेयर ना हुए हों, उनको जरूर आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ही ध्यान से चीजों को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इन्हीं पॉइंट्स से जो है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं और प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स।
मेरे प्रीवियस सेशंस को आप लोग देखना मत भूलेगा। 47 लेक्चर्स जो है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़े हुए ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लेमेंट एटली, और मैं आप लोगों को बताते चलूंगी कि कहां से जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को वो पॉइंट दिमाग में बैठ जाए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। या फिर हम ये भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनर जो है नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकता है। चलिए देखते हैं। क्लेमेंट आर एटली वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अब देखिए यहां से सीधा सीधा पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब हमारा देश जो है आजाद होता है ब्रिटिशर्स से। तो उस समय ब्रिटेन के पीएम जो रहते हैं क्लेमेंट आर एटली। या फिर 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा, उसमें से पूछेगा कि इन 4 नामों में से कौन जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जब इंडिया जो है ब्रिटिशर्स से जो है आजादी पाती है। तो क्लेमेंट आर एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो ये चीज आप लोग को क्लेमेंट आर एटली का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द ईयर 1945 to 51। देखिए एक क्वेश्चन और बना सकता है कि ये क्लेमेंट आर एटली जो कि भारत जब हमारा आजाद हुआ, हमारा देश जब आजाद हो रहा था, उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। ये जो है कब से लेकर के कब तक जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया है, ब्रिटेन के पीएम के रूप में रहे हैं। फ्रॉम 1945 to 1951 ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्लेमेंट एटली वॉज फ्रॉम द लेबर पार्टी। अब देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लेमेंट एटली जो है किस पार्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन में बच्चों लिबरल पार्टी भी रहेगा, लेबर पार्टी भी रहेगा, कंजर्वेटिव पार्टी भी रहेगा और नन ऑफ द अबव। तो आप लोग को ये माइंड में ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेबर पार्टी से जो है क्लेमेंट एटली बिलोंग करते थे, जो कि 1945 से लेकर के 1945 से लेकर के 1951 तक जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कौन रहा है? क्लेमेंट आर एटली। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या लिखा है बच्चों। हम लोग इस तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं कि चीजें हम लोग को याद हो जाए, दोबारा हमें प्रीवियस क्वेश्चंस जो है देखना ना पड़े। On 20th of Feb 1947, Italy in House of Commons declared that before 30 June 1948, we will free India from the India and transfer the power of the government in Indian hands. So आप देख सकते हैं, अब यहाँ से 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बन रहा है। पहला जो लिखा हुआ 20 फरवरी 1947, सेकेंड पॉइंट जो है 30 जून 1948। अब देखिए सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब जो है क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में डिक्लेयर किया था कि इंडिया को जो है हम 30 जून 1948 से पहले जो है आजाद कर देंगे और इंडियन के हाथ, भारतीयों के हाथ में जो गवर्नमेंट, भारतीयों के हाथ में जो है हम पावर सौंप देंगे। तो 20 ऑफ फेब 1947 को बच्चों क्लेमेंट एटली ने ये डिक्लेयर किया था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये बन रहा है कि 20 ऑफ फेब 1947 को क्लेमेंट एटली ने जब हाउस ऑफ कॉमन्स में डिक्लेयर किया था कि हम भारत को आजाद कर देंगे और इंडियंस के हैंड में हम जो है पावर दे देंगे, ये कौन सी तारीख इन्होंने कही थी कि कब से जो है मींस बिफोर विच डेट एंड विच ईयर ये ट्रांसफर कर देंगे इंडियंस के हाथ में पावर। तो 30 ऑफ जून 1948, ध्यान रखिएगा बच्चों, 30 ऑफ जून 1948 ये डेट और ईयर दोनों याद रखिएगा। 20 फेब 1947 को जो है डिक्लेरेशन किया था एंड कहा था कि बिफोर 30 जून 1948 जो है हम इंडिया को जो है फ्री कर देंगे एंड ट्रांसफर कर देंगे पावर इन द हैंड्स ऑफ द इंडियंस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ही सेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज पार्टीशन। आप देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं तो ये ब्रिटिशर्स ही हैं जो भारत को जो है विभाजित करने के जिम्मेदार हैं। इन्होंने ही जो है इंडियंस के मन में जो है, हिंदू और मुस्लिम के मन में जो है एक ऐसी भावना जो है आप कह सकते हैं, हाँ, ऐसी भावना को जो इन्होंने जो है उपजा दिया कि हाँ मुस्लिम्स ये सोचने लगे कि आप कह सकते हैं कि हम जो है भारतीयों के साथ एक होमलैंड में नहीं रह सकते हैं या फिर जो है हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। तो ये मुस्लिमों के मन में कहीं ना कहीं ये बात लाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। नाउ दे आर सेइंग दैट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियाज पार्टिसिपेशन। आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्लेमेंट एटली ने क्या कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया के पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
आप सब आप जो भी बच्चे जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए हैं, इतना पढ़ने के बाद तो आप खुद ही जस्ट निकाल सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियाज पार्टीशन, क्योंकि इनका काम ही था इंडिया को जो है डिवाइड करके रूल करना। मीन्स हिंदू और मुस्लिमों को आप कह सकते हैं अलग कर देना, फिर रूल करना, या फिर जो हिंदू में ही आपने देखा था कि किस प्रकार से भी एससीज को भी जो है ये सेपरेट इलेक्ट्रेट का दर्जा दे रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपसे जो है मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि कोई रैंडमली आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, हाँ आप कहेंगे कि हाँ ये जो है पूरे के पूरे जिम्मेदार थे। आप रीजन भी बताएंगे किस प्रकार से मौलवी मिंटो रिफॉर्म के माध्यम से जो है 1999 में जो मौलवी मिंटो रिफॉर्म जब आता है तो मुस्लिमों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मैकडॉनल्ड अवार्ड के माध्यम से भी जो है बहुत सारी आप कह सकते हैं हिंदू सोसाइटी में जो है विभाजित करने की बात की जा रही थी, तो यही रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, इटली मेड लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसराय आफ्टर रिप्लेसिंग वेबल। अब देखिए ये क्लेमेंट एटली जो कि 1945 से लेकर के 51 तक जो है ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर था, इसने क्या किया जो है लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वेबल की जगह वाइसराय बना दिया। माउंटबेटन केम टू इंडिया इन मार्च 1947। तो बच्चों आप देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत आता है मार्च 1947 में। तो ये भी अगेन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि क्लेमेंट एटली ने जो है माउंट वेवेल की जगह जो है माउंटबेटन को वाइसराय बना दिया, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लॉर्ड माउंटबेटन को जो है किसकी जगह रिप्लेस करके लेकर के आया गया था। तो वेवेल को रिप्लेस किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन से, ठीक है, सॉरी वेवेल की जगह जो है लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर के आया था। और ये भारत कब आता है लॉर्ड माउंटबेटन? मार्च 1947 में ये भारत आता है। एंड स्टार्टेड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर। और भारत पहुंचते ही ये कि किस प्रकार से जो है पावर को जो है ट्रांसफर करना है इंडियंस के हैंड में, इसका जो सारा प्रोसीजर जो था ये शुरू कर देता प्रोसीडिंग्स को। He was given the task of the transfer of power with instructions to protect the integrity of India and take decisions as per the need of India so that Britain can depart from India with honor and with minimal damages। अब आप एक पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था जिसको क्लेमेंट एटली ने जो है वेवेल की जगह वाइसराय नियुक्त किया था, अब इसको ये इस लॉर्ड माउंटबेटन को जो है ये जिम्मेदारी दी जाती है कि, और इंस्ट्रक्शंस के साथ एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको इस प्रकार से पावर ट्रांसफर करना है कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है मेंटेन रहे, और उसके साथ साथ जो है इस प्रकार से इन्हें डिवीजन करना, सॉरी इस प्रकार से पावर ऑफ ट्रांसफर करना है कि ब्रिटेन जब भारत से बाहर जाए तो किससे जाए? विद ऑनर एंड विद मिनिमल डैमेजेस। अब देख सकते हैं इनको सम्मान के साथ बाहर जाना था, ब्रिटेन से भारत से निकलना था। देश को विभाजित करने के बाद जो है ये सम्मानित होकर के यहाँ से निकलना चाहते थे। Mountbatten during the talks of the transfer of power reached on a conclusion that partition of India and formation of Pakistan। अब आप देखिए on the formation of Pakistan, please give me a few seconds, is a must, just wait। देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉर्ड माउंटबेटन ड्यूरिंग द टॉक्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर रीच ऑन द कंक्लूजन दैट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इज अ मस्ट। अब देखिए थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने क्या कहा कि माउंटबेटन को एक टास्क दिया गया था कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को जो है मेंटेन रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडियन। बट माउंटबेटन जो है कंक्लूजन पे निकलता है कि कंक्लूजन पे आता है कि भारत का विभाजन होना मस्ट है एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा और फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान होगा। ही प्रिपेयर्ड अ प्लान कीपिंग इन अ माइंड द इंस्ट्रक्शंस बाय इटली। ठीक है, इसने जो इस प्रकार से प्लान बनाया और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे इटली के द्वारा उसको जो है दिमाग में रख करके ये प्लान बनाएगा। बट एक चीज इसने कहा कि भारत विभाजित होगा और पाकिस्तान का फॉर्मेशन होगा। The plan was prepared for the partition of India. This plan is known as the Mountbatten Plan, 3rd June 1947। अब बच्चों ध्यान रखिएगा यूपीपीसीएस में जो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि माउंटबेटन प्लान या फिर जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया कब हुआ था, सॉरी पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान कब प्रिपेयर किया गया था? 3rd June 1947 को जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान प्रिपेयर हो जाता है और इसी जो हम 3rd जून प्लान भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसी 3rd जून प्लान को हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। तो
तो देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि वाई 3 जून प्लान 1947 इज ऑल्सो नोन एज अ माउंटबेटन प्लान. इट इज बिकॉज दिस माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान was prepared by the Mountbatten himself and by keeping the instructions of the claimant Attlee कि हमें जो है मिनिमम आप कह सकते हैं इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन रखना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडियंस एंड इस प्रकार से हमें पावर ट्रांसफर करना है कि ब्रिटेन जब भारत से बाहर जाए तो उसको जो है आप कह सकते हैं ऑनर के साथ बाहर जाए एंड विद मिनिमल डैमेजेस. फाइन. होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक बात मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और एग्जाम को क्लियर कर सको. तो आप इस तरीके से चीजों को पढ़िएगा बच्चों, ताकि कोई भी अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है माउंटबेटन प्लान क्या है, 3 जून प्लान क्या है, तो सभी चीजें जो है आप अच्छे से बता पाए. देखिए अभी हम सिर्फ घटना चक्र का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में ही काफी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाए, आप लोग को याद हो जाए, ताकि जब हम थ्योरेटिकल देखिए हमारा थ्योरेटिकल पार्ट अभी रुका हुआ है. 40% पार्ट ही जो है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है. ये मॉडर्न हिस्ट्री जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा तुरंत जब थ्योरेटिकल पार्ट पे अपने आएंगे. तो मैं चाहती हूँ कि जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पे वापस आए तो जितना मैंने पढ़ा दिया एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से वो सभी चीजें बच्चों आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए. चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने. एज पर द प्लान on 18th of June 1947, Indian Independence Act was passed by the British Parliament, in which two nations, India and Pakistan, were given dominant status, and the deadline for the formation of Pakistan and India as two nations are fixed on 15th of August 1947. अब देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया 3 जून 1947. It is also known as the 3 June plan or Mountbatten plan. This plan was prepared by whom? It was prepared by Lord Mountbatten. उसके बाद बच्चों एज पर द प्लान ये जो प्लान बनाया गया था इसके माध्यम से जो 18 जुलाई 1947 ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन पूछा हुआ सीधा सीधा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बच्चों 18 जुलाई 1947 को पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जिसमें सीधा सीधा कह दिया जाता है कि जो भारत इंडिया था उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, दो नेशन बनेगा, इंडिया बनेगा और पाकिस्तान बनेगा, दोनों को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा. एक डेडलाइन फिक्स की गई कि जो फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एंड इंडिया के लिए 2 नेशन 15 अगस्त 1947 15th of August 1947 जो है बच्चों डेडलाइन फिक्स की गई थी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे या माउंटबेटन प्लान 3 जून प्लान याद रखिएगा. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18th of July 1947 को पास हुआ था. इन सभी बातों को आप लोग बच्चों दिमाग में रखे रहिएगा. चलिए अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद जो है हम इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पर आएंगे, बाल्कन प्लान पे आएंगे. पहले हम 3-4 क्वेश्चंस को कवर कर लेते सो दैट आपको भी लगे कि हाँ जो पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं वहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं. चलिए हम पहले अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं. काफी सारी चीजें बच्चों अभी हमें डिस्कस करनी बाकी है. चलिए हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है. देखिए जितनी भी बातें हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस की, देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन पूछेगा कि जो क्लेमेंट एटली रहता है, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रहता है, वो जो है किस पार्टी का है. मैंने आप लोग को ऑप्शन भी दिया था, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, और डी ऑप्शन मैंने आपको नन ऑफ द अबव दिया था. यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी दिया हुआ देख सकते हैं आप. यूपीपीसीएस की मेंस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ. जीएम 360 के द्वारा जीएम 360 के द्वारा जो है पोर्टल शुरू किया गया है, जहां पे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी फ्रॉम 1st of May 2024, जहां पे बच्चों यूपीएससी के लिए एज वेल एज एसएससी के लिए बैचेस लॉन्च की जा रही हैं. मैं एक बार आप लोगों को वहां पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद जो हम क्वेश्चंस पे आते हैं. बच्चों जो फीस स्ट्रक्चर है जीएम 360 इज 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस विद 3 फ्री डेमो क्लासेस. एंड यूपीएससी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन फीस है बच्चों 1000 रुपीज एंड 500 रुपीज पर मंथ जो है आपको पे करना पड़ेगा 18 महीने के लिए. और एसएससी की अगर हम बात करते हैं 800 रुपीज का एडमिशन चार्ज है एंड ₹400 जो है आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा फॉर 10 मंथ्स.
जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग वो। देखिए यूपीएससी की जो क्रैश कोर्स लॉन्च हो रही है 18 महीने के लिए, यहाँ पे जो आपको फुल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्री कम मीन्स कम इंटरव्यू, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो एज सुन एज पॉसिबल आप GM360 के पोर्टल पे जा करके जो है आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, ताकि 1 मई से जो हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं वहां पे जो फर्स्ट डे से ही इन क्लासेस का जो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। Which one of the following parties was in power in the UK when India got independence? तो क्या यहाँ पे मुझे आप लोग को अब बताने की जरूरत है कि कौन सी पार्टी सत्ता में थी जब भारत आजाद हुआ? यूके में जो है कौन प्राइम मिनिस्टर था, आप कह सकते हैं। तो और या फिर जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा पार्टी का पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर का अगर पूछेगा तो आप सीधा सीधा क्लेमेंट एटली के बारे में बताएंगे। जहां तक हम लोगों ने अभी पढ़ा है बच्चों, तो आप सभी लोगों को पता हम यहाँ लेबर पार्टी की बात कर रहे हैं। फाइन, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, क्लेमेंट रिचार्ड एटली यानी कि क्लेमेंट आर एटली फ्रॉम द लेबर पार्टी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ये चीजें हम लोगों ने देख ली। और एक और पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि यूके की जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं क्लेमेंट एटली, ये कब से कब तक जो है प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहती है, फ्रॉम 1945 टू 1951 जो है ये पीएम के पद पे रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं। Who was the prime minister in England when India attained independence? तो देखिए क्या कह रहा है, कौन जो है इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर था जब देश हमारा आजाद होता है? तो बच्चों क्लेमेंट एटली की हम बात करें, क्लेमेंट एटली was the prime minister of England when India got independence. He was prime minister in UK from 1945 to 1951. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। The British government decided and declared to leave India by June 1948 in। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब डिसाइड किया और डिक्लेयर कर दिया कि हम जून 1948 तक जो है भारत से चले जाएंगे। तो बच्चों सही आंसर इसका फेब 1947। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही था बच्चों कौन है, ब्रिटेन के, कौन था, इटली था। डिक्लेयर्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन 20 फेब 1947। तो ये चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि 20 फरवरी 1947 को जो हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लेमेंट एटली के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि इंडिया जो है, ब्रिटेन जो है, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश जो है इंडिया को जो है जून 1948 तक जो यानी कि 30 जून 1948 तक जो है छोड़ के चले जाएंगे, आफ्टर ट्रांसफरिंग द पावर टू द लायबल पीपल। एटली, क्लेमेंट एटली ने जो है क्या किया, वेवल की जगह जो है नए वाइसराय को नियुक्त किया जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। एटली अपॉइंटेड लॉर्ड माउंटबेटन एज द वाइसराय ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ वेवल। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। माउंटबेटन इनिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ पावर ट्रांसफर इन मार्च 1947। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन इंडिपेंडेंस के समय जो है ब्रिटिश मोनार्क कौन था? तो ये तो थोड़ा सा आप लोग को बच्चों याद करना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी चीजें हमें डिस्कस करनी बाकी हैं, वहां पे हम जिसमें जरूर देखेंगे इन पॉइंट्स को। तो जॉर्ज 6 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जॉर्ज 6 वाज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ही वाज अ किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1936 अंटिल हिज डेथ इन 1952। फाइन, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉर्ड माउंटबेटन को जो है जब वाइसराय नियुक्त किया जाता है इटली के द्वारा, तो उसको जो है एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को जो है ये मेंटेन रखेंगे एंड पावर जो है ट्रांसफर का पावर जो है इंडियंस की नीड के अकॉर्डिंग जो है काम होगा। प्लस इस तरीके से जो है पावर ऑफ ट्रांसफर होगा कि ब्रिटिशर जब भारत से बाहर जाए ये ऑनर के साथ जाए, बिना किसी भी आप कह सकते हैं इंसल्ट के। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ वाइसराय अलोंग विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू। सीधा सीधा अभी मैंने कहा आप लोगों से कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करना, यानी कि बी ऑप्शन हमारे सामने आपको देखने को मिल रहा है, कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। फाइन, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रिटिश
the Prime Minister of the United Kingdom, Clement Attlee, announced on 20th Feb 1947 in the House of Commons that he wished to transfer powers to Indian, but also said that if in time decision related to the Constitution is not made. देखिए काफी सारी चीजें हमें नहीं देखनी, बस हमें इतना ध्यान रखना है. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जस्ट लेट मी टेल यू क्या चीज हम लोगों ने पढ़ा था. देखिए जो इंस्ट्रक्शन दिया था माउंट बेटन को, सीधा सीधा वहां पे ये कहा जाता है कि इंडिया की इंटीग्रिटी को जो है मेंटेन रखना है and take decisions as per the need of the Indians, so that Britain can depart from India with the honor and with the minimal damages. इतनी पॉइंट हमें ध्यान रखनी, बहुत सारी चीजें हमें नहीं यहाँ पे पढ़नी है. चलिए अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे जहां से हम लोगों ने रोका सेशन को. आप कह सकते कि जिस्ट को जहां से हम लोगों ने पॉज किया था. हम लोग 1947 तक 15 अगस्त 1947 तक पढ़ लिया था. इंडियंस इंडिपेंडेंस बिल. देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बच्चों 18 जुलाई 1947 को जो है आप कह सकते हैं पास हो जाता है. अब चलिए हम देख लेते कुछ और बातें क्या लिखी है. इंडियंस इंडिपेंडेंस बिल प्रेजेंटेड बाय द इटली ऑन 4 जुलाई 1947 इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. हम देख सकते हैं बच्चों की अब ये जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो तब बना ना जब उससे पहले जो है एक बिल पास किया गया था. कोई भी जो है बिल तभी, कोई भी चीज जो है तभी कानून बनता है. उस कानून बनने से, एक्ट बनने से पहले आप कह सकते हैं वो बिल के फॉर्म में आता है. तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो 4 जुलाई 1947 को क्लेमेंट एटली के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेकर के आया जाता है और 18 जुलाई 1947 को जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में जो है पास हो जाता है. तो हम लोगों ने देख लिया 4 जुलाई 1947. फाइन. फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. हाउस ऑफ कॉमन पास दिस बिल ऑन 15 जुलाई 1947. 15 जुलाई 1947 को ये बिल पास हो जाता है एंड पास बाय द लॉर्ड्स ऑफ द नेक्स्ट. द बिल गॉट असेंट ऑफ हिज मैजेस्टी ऑन 18 जुलाई 1947. और यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 18 जुलाई 1947. होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक बार फिर से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा ताकि हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन करते चले. चलिए देखते हैं बिटवीन 24 मार्च एंड 6 में. देखिए यहाँ पे इस आप कह सकते हैं इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ने में हमें समय लग रहा है बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोग को ना पता हो या फिर जो ये कुछ डेट्स लिखे हुए हैं जो शायद आप लोग को याद ना हो. तो एग्जाम में देखिए अगर हम यूपीएससी की भी बात करते हैं, यूपीएससी में भी जो है 2-3 पॉइंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन रख देगा. मान लीजिए यहाँ पे जो है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में. यही भी बच्चों एक चीज पॉइंट दे सकता था कि 4 जुलाई 1947 को पास होता है. तो ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 जुलाई 1947 को ये बिल जो है क्लेमेंट एटली के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है. बिटवीन 24 मार्च टू 6 between 24 March and 6 May 1947 in series of 133 interviews with Indian politicians, Mountbatten reached on the conclusion that the outline of cabinet mission has been impractical. चलिए next point देखिए. So he prepared another substitute plan for this and termed as a Balkan plan. अब देख सकते हैं उसके बाद जो है आप कह सकते हैं माउंटबेटन के द्वारा जो है एक बाल्कन प्लान लेकर के आया जाता है. Punjab Boundary Council and Bengal Boundary Council were formed by Mountbatten on 30th of June 1947. अब देखिए पंजाब बाउंड्री काउंसिल पूछ लेगा क्वेश्चन की, पूछा भी हुआ कि पंजाब बाउंड्री काउंसिल और बंगाल बाउंड्री काउंसिल जो है माउंटबेटन के द्वारा कब फॉर्म किया जाए. तो 30th of June 1947 को बच्चों इसको फॉर्म किया जाता है. To determine the division of land between the India and Pakistan along with the Punjab and Bengal. अब देखिए बंगाल और पंजाब के बीच में आप कह सकते हैं कि कौन सा जो है पार्ट जो है इंडिया के पास जाएगा, कौन सा पार्ट जो है पाकिस्तान के पास जाएगा. ये सभी चीजें जो है माउंटबेटन जो है 30 जून 1947 को एक प्लान प्रेजेंट करता है जिसमें हम कहते हैं बाल्कन प्लान. किससे बाल्कन प्लान प्रेजेंट किया था? टू डिटरमाइन द डिवीजन ऑफ लैंड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान अलॉन्ग विद पंजाब एंड बंगाल. अब उसके बाद हम रेड क्लिफ, ये देखिए रेड क्लिफ की बात अगर हम करेंगे, जब अपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो रेड क्लिफ के बारे में, रेड क्लिफ लाइन के बारे में पढ़ा होगा.
Cyril Ratcliffe was a chairman of both the councils. The council was given the task to divide Punjab and Bengal on the basis of Muslim and non-Muslim majority population. आप देख सकते हैं कि जो काउंसिल थी, अभी हम लोगों ने देखा पंजाब बाउंड्री काउंसिल बनाई गई थी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बंगाल बाउंड्री काउंसिल भी बनाई गई थी. दिस काउंसिल was given a task to divide Punjab and Bengal on the basis of the Muslim and non-Muslim majority population. For this task, देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में कवर कर रहे हैं, और थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में भी हमें कवर करना इसलिए जरूरी क्योंकि आपको जो सीक्वेंस वाइज जो है सारी सभी चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ कब कौन सी घटना घटित हुई थी, या फिर जो है कौन सा स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के पार्टीशन के लिए लिया गया था. हो सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करने के लिए एग्जाम में दे दें. For this task, he had to take in consideration of the various other elements. To each council had 4 members to form Congress and 2 from the Muslim League. अब देखिए जो काउंसिल बना था हमारा बच्चों, पंजाब काउंसिल बनाया गया था, पंजाब बाउंड्री काउंसिल, बंगाल बाउंड्री काउंसिल. तो हर काउंसिल में बच्चों हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 4 मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स कांग्रेस के होंगे और 2 मेंबर्स बच्चों कहाँ से होंगे, मुस्लिम लीग के होंगे. ठीक है, 2 मेंबर्स कहाँ से होंगे, कांग्रेस के, 2 मेंबर्स मुस्लिम लीग के. गांधी जी इन इस फर्स्ट मीटिंग, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो काउंसिल पंजाब बाउंड्री काउंसिल एंड बंगाल बाउंड्री काउंसिल बनाई गई थी उसमें 4 मेंबर्स थे, वो 4 मेंबर्स जो है कहाँ कहाँ से नियुक्त होते. तो बच्चों 2 मेंबर्स वहां पे कांग्रेस से और 2 मेंबर्स वहां पे मुस्लिम लीग से. गांधी जी इन इस फर्स्ट मीटिंग विद माउंटबेटन ऑन 31st of March 1947 suggested that the control of the interim government be handed completely to the मोहम्मद अली जिन्ना. आप देख सकते हैं असल में गांधी जी जो है भारत का विभाजन होते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए जब माउंटबेटन से इन्होंने अपनी पहली मुलाकात की तभी उन्होंने कह दिया कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आप फॉर्म कर रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी के हाथों में दे दिया जाए जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, सो दैट दीज कम्युनल राइट्स इन इंडिया टू बी स्टॉप्ड. बट कांग्रेस लीडर्स एंड द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिडंट सपोर्ट दिस प्रपोजल ऑफ गांधी. और आपको लगता है कि गांधी जी का ये जो प्रपोजल था कि मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में इंटरिम गवर्नमेंट का कंट्रोल दे दिया जाए, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस के लीडर्स को पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा. कि आप कह सकते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जहां पे जो आप कह सकते हैं मेजर पार्ट जो है कांग्रेस के हाथों में था, मेजर चीजें जो है कांग्रेस के हाथों में थी, वो कैसे जो है मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में पावर ट्रांसफर कर सकते थे. ऑन पार्टीशन गांधी जी सेड कांग्रेस विल हैव टू मूव ओवर माय डेड बॉडी इफ इट विल डिवाइड इंडिया. अब देख सकते हैं गांधी जी को जो बिल्कुल भी नहीं वो था कि हाँ देश हमारा विभाजित हो, इसलिए गांधी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस विल हैव टू मूव ओवर माय डेड बॉडी इफ इट विल डिवाइड इंडिया. देखिए कांग्रेस डिवाइड नहीं कर रही थी, मजबूरन जो है एक्चुअली डिवीजन वहां पे उस समय हमें करना पड़ा. जो राइट्स हो रहे थे हिंदू मुस्लिम में, इस कारण से जो है पार्टीशन करना पड़ा. और इस पर जो है गांधी जी ने क्या कहा कि अगर कांग्रेस जो है भारत को विभाजित करती है तो उसे जो है मेरी डेड बॉडी पे से गुजरना होगा. आई विल नेवर बी अ सपोर्टर ऑफ द पार्टीशन टिल माई लास्ट ब्रेथ. आपने देख लिया, If I were to choose, I will never let Congress to ready for partition. तो देख सकते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा कि अगर मुझे जो है चूज करने के लिए दिया तो मैं जो है कभी कांग्रेस को जो है परमिशन नहीं दूंगा कि वो पार्टीशन करे. जे बी कृपलानी. अभी देखिए यहाँ से स्टेटमेंट एक पूछ सकता है कि किसके द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस विल हैव टू मूव ओवर माई बॉडी इफ इट विल डिवाइड इंडिया. उसके साथ साथ ये पूरा स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग. आई विल नेवर बी अ सपोर्टर ऑफ पार्टीशन टिल माई लास्ट ब्रेथ. एज नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इफ आई वर टू चूज I will never let Congress be ready for the partition. तो ये सभी स्टेटमेंट्स किसके द्वारा दिए गए हैं बच्चों? गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग. उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, जेबी कृपलानी जी के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. देखिए जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो जिस्ट है जहां से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. जेबी कृपलानी was the Congress president when Congress General Committee in Delhi accepted the proposal of the partition of India on 15th June 1947. अब देखिए, अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो है 15 जून 1947 को जब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जनरल कमेटी ने दिल्ली में एक्सेप्ट किया कि ठीक है भारत का विभाजन होगा, उस समय भारत कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट कौन था, जो
जेबी कृपलानी जी बच्चों उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं, जब कांग्रेस वर्किंग जनरल कमेटी जो है दिल्ली में ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ जो प्रपोजल था बंगाल के भारत के विभाजन का इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। कब की बात हम कर रहे हैं? 15 जून 1947 की हम बात कर रहे हैं। दिस प्रपोजल वॉज प्रेजेंट बाय गोविंद वल्लभ पंत एंड मौलाना अबुल कलाम as a seconded this proposal. On November 1947, J.B. Kripalani resigned and from the Congress and Dr. Rajendra Prasad became the interim president. तो आप देख सकते हैं कि नवंबर 1947 की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो जेबी कृपलानी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट से जो है रेजिग्नेशन दे देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में उभर के सामने आते हैं। काफी सारी चीजें बच्चों, हमें बहुत सारी चीजें असल में डिस्कस करनी अभी बाकी हैं। उसी के साथ साथ जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। बस एक पॉइंट को और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जयपुर सेशन कांग्रेस का 1948 का जो जयपुर अधिवेशन हुआ था, वहां पे पट्टाभी सीतारमैया बिकेम द नेक्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कांग्रेस का 1948 का अधिवेशन होता है वहां पे जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन रहता, तो कौन बनता है? तो पट्टाभी सीतारमैया बच्चों वहां पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहते हैं। चलिए हम आते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए जिसके फॉर्म में उसे हम पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में। विच प्लान बिकेम द प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा प्लान जो है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म के रूप में साबित होता है, तो जिसे हम 3 जून प्लान भी कह रहे थे बच्चों। माउंटबेटन प्लान की हम बात कर रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया इन मार्च 1947, ये बात आप लोग को पता है। किस लिए इसको भेजा गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया था क्लेमेंट एटली के द्वारा। इंडिया की जो है असल में कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया के लिए जो है इसको यहाँ पर लेकर के आया जाता है। ही डिसाइडेड on 15th August 1947 as a date for the power of transfer. He made a plan of partition in India under instructions of the Italy, which was considered as a Mountbatten plan. Mountbatten plan कहिए या फिर 3 जून प्लान कहिए, ये सभी चीजें जो है इसे इसे आप कह सकते हैं माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या लिखा? माउंटबेटन प्लान। जस्ट वेट। 3 जून प्लान की जो हम बात करते बच्चों, डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947 को जो है हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस माउंटबेटन प्लान में आखिर में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे गए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है सभी पॉइंट्स को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा। माउंटबेटन प्लान बिकेम द बेसिस फॉर। अब देखिए माउंटबेटन प्लान जो है आखिर किसका आधार बनता है? तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विच प्लान बिकेम द प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस कहिए या फिर जो पार्टीशन ऑफ इंडिया कहिए, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे जो है माउंटबेटन प्लान या फिर 3 जून प्लान के बारे में बात किया था, जिससे आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं तो पार्टीशन ऑफ इंडिया या फिर जो है आप कह सकते हैं इंडियाज इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया, सीक्वेंस में हम क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं, जहां जहां बच्चों एक्सप्लेनेशन दिया वो उन एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि सपोज कि जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन आपने एक बार कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो अगला क्वेश्चन रहेगा कहीं ना कहीं जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में ही क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं हर बार आप लोगों से हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं सभी एक्सप्लेनेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माउंटबेटन प्लान, और जिसे हम 3 जून प्लान भी कहते हैं, प्रोवाइडेड फॉर द रेफरेंडम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। तो कहां कहां जो है इस माउंटबेटन प्लान में बच्चों रेफरेंडम की बात की गई थी? तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन सभी जगह पे बच्चों रेफरेंडम, सभी प्रोविंसेस में आप कह सकते हैं रेफरेंडम की बात की गई थी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले ही कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन में हम सभी पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान 1947, इसे क्यों हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं? क्योंकि ये प्लान माउंटबेटन के द्वारा बनाया गया था और माउंटबेटन को अपॉइंट किया था क्लेमेंट एटली ने, इसीलिए कि किस प्रकार से भारत का विभाजन होगा, कैसे जो है पावर ऑफ ट्रांसफर होगा इंडियंस को।
चलिए देखते हैं। पंजाब, हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था, पंजाब बाउंड्री काउंसिल एंड बंगाल बाउंड्री काउंसिल के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। चलिए देखते हैं। पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वुड मीट इन टू ग्रुप्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स, टू वोट फॉर द पार्टीशन। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब जो लेजिस्लेटिव असेंबली था और जो बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली था बच्चों, वहां पे कहा गया कि जो दो ग्रुप में गुटों में जो है ये मिलेंगी हिंदू और मुस्लिम में, ताकि जो विभाजन के लिए जो वोट किया जा सके। इफ अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ आइदर ग्रुप वोटेड फॉर पार्टीशन देन दीज प्रोविंसेस वुड बी पार्टीशनड। सिंध वुड टेक इट्स ओन डिसीजन। सिंध को क्या कहा गया कि सिंध जो है अपना खुद का निर्णय लेगा। Then referendum in the Northwest Frontier Province and Sylhet district of the Bengal would decide the fate of these areas। अब देख सकते हैं बच्चों, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की हम बात कर रहे हैं, सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेफरेंडम होना था, ये जो है जो रेफरेंडम था, इस आप कह सकते हैं इनकी किस्मत जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की, NFWP की और सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल की, यहाँ पे जो रेफरेंडम था यही डिसाइड कर रहा है, ये जो है डिसाइड द फेट ऑफ दीज एरियाज। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। सिंस द कांग्रेस हैड कंसीडर्ड अ यूनिफाइड इंडिया, ऑल देयर अदर पॉइंट्स वुड बी मेट। इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट्स, just wait, independence for the princely states ruled out, they would either join India और पाकिस्तान। अब आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड आउट, और इनको क्या कहा गया कि ये जो है या तो इंडिया को ज्वाइन करेंगे या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। इंडिपेंडेंस फॉर बंगाल रूल्ड आउट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, एसेशन ऑफ द हैदराबाद टू पाकिस्तान रूल्ड आउट, माउंटबेटन सपोर्टेड द कांग्रेस ऑन दिस। अब आप देख सकते हैं जितने भी ये जो पॉइंट लिखा हुआ था, एसेशन ऑफ द हैदराबाद टू पाकिस्तान रूल्ड आउट एंड माउंटबेटन सपोर्टेड द कांग्रेस ऑन दिस। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सिंध जो है अपना खुद का निर्णय लेगा, और रेफरेंडम जो है नॉर्थ वेस्ट NFWP और सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल वुड डिसाइड द फेट ऑफ दीज एरियाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। बहुत ही अच्छे से हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन। अब देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बच्चों कब पास हुआ था, 18 जुलाई 1947 की हम लोगों ने बात की थी। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। नॉट ओनली इन द यूपीपीसीएस मेंस 2012, ये आपको जो है फिर से अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। देखिए वो जो क्वेश्चन नंबर 10 में भी जो है आपको देखने को मिलेगा, वहां पे तो सीधा सीधा जो है डेट ही मेंशन कर दिया कि देखिए 9th वाले में तो जुलाई 1947 लिखा हुआ है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे जो 18th ऑफ जुलाई 1947 लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। पहले द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब, जुलाई 1947। हम लोगों ने पढ़ा था ना भी जुलाई 1947। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2012 उत्तराखंड में जो है आया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एज पर द माउंटबेटन प्लान जून As per the Mountbatten Plan, 3rd June 1947, British Parliament passed the Indian Independence Act on 18th of July 1947. ठीक है, in this act, India and Pakistan were decided as two dominant states with effect from the 15th of August 1947. तो हम लोगों ने देख लिया 18 जुलाई 1947 को जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है, और इस एक्ट में कह दिया था कि भारत को जो है दो पार्ट में विभाजित कर दिया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान में, एज अ टू dominant states with effect from the 15th of August 1947. Fine. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन, कब जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इफेक्टिव होता है। देखिए केम इनटू फोर्स कहिए और ये कहिए कि इफेक्टिव कब से है, 18th ऑफ जुलाई 1947। देख सकते हैं बच्चों आप, ROA प्री 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 जो है यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन पूछा है, वहां पे सिर्फ जुलाई मेंशन कर दिया था, और क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 18 जुलाई 1947 मेंशन किया हुआ। सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। यहाँ भी बच्चों अप्रोक्सीमेट 47 क्वेश्चंस हमारे पास डिस्कस करने के लिए हैं।
इन 47 क्वेश्चंस को, और जो जिस हम पढ़ रहे हैं उसको डिस्कस करने के बाद आपको कहीं से भी जो है आप कह सकते हैं एटलीस्ट प्री के लिए कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, मेंस की अगर हम बात करेंगे तो जो थ्योरेटिकल सेशन हमारा चलेगा वहां पे जो है प्री कम मेंस आप सभी चीजों को जो है पढ़ेंगे। द फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी टू इंडिया इन 1947 वाज नोन एज, अब क्या उसे डूरंट प्लान, मॉर्निंग रिफॉर्म, माउंटबेटन प्लान, वेवल प्लान क्या कहा जा रहा था बच्चों? उसे हम माउंटबेटन प्लान ही कह रहे थे। फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी और टू इंडिया 1947 वाज नोन एज माउंटबेटन प्लान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। माउंटबेटन प्लान, अब मैंने आप लोग को बोला था ना कि माउंटबेटन प्लान को ही हम 3 जून प्लान भी कहते हैं। माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन, तो कब जो है बच्चों, आप लोग मुझे जो है 4 ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे। मेरे ख्याल से आप लोग को देखना, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, आप सीधा सीधा मुझे आंसर चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं कि माउंटबेटन प्लान को ही हम मैम 3 जून प्लान भी कहते हैं, जहाँ पे पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया था। तो 3 जून प्लान, जिसे हम 3 जून 1947, ये हमारा आंसर सही। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माउंटबेटन प्लान regarding the partition of India was officially declared on 3rd June 1947, ठीक है। Mountbatten plan regarding the partition of India was officially declared on 3rd June 1947. British government accorded formal approval to the Mountbatten plan by enacting the Indian Independence Act, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, Mountbatten plan regarding the partition of India was officially declared on which date, 3rd of June 1947, इसे ही हम 3rd जून प्लान भी कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट accorded formal approval to the Mountbatten plan by enacting the Indian Independence Act. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 18 जुलाई 1947। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 18 जुलाई 1947। ऑन दिस डेट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इनैक्टेड और इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग जो रिमेनिंग जिस्ट रह गया उसे हम कवर करेंगे। ब्रिटेन मेड इंडिया फ्री इन 1947, क्या ब्रिटेन ने भारत को जो 1947 में आजाद कर दिया था? ब्रिटेन हैड बिकम वीक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, क्या द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन कमजोर हो गया था? तो बच्चों हाँ, रीजन ही यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है आपको देखने को मिलेगा उसके बाद ब्रिटेन कमजोर हो जाता, और यही कारण बनता कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन भारत को जो है एज सून एज पॉसिबल आजाद कराने की, फ्री करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एसेशन एंड रीजन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं आखिर क्या लिखा हुआ है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Britishers were weak after the Second World War and after evaluating the national movement in India. अब देखिए बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसके बाद जो देश को आजाद कराने की जो लड़ाई चल रही थी उसको भी जब आपको देखने को मिले, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं जो बहुत ही ज्यादा मोमेंटम गेन कर चुका था हमारा नेशनल मूवमेंट, और ये भी एक कारण था कि अब ब्रिटिशर जो है ज्यादा देर भारत में टिक नहीं सकते थे। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डिवेलपिंग द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया इट इज क्लियर दैट द पीपल ऑफ वेरियस कास्ट, रिलीजन्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज कंट्रीब्यूटेड टू द इंडिपेंडेंस। आपको देखने को मिलेगा कि जो अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के जो लोग थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग पार्टी, सबने जो है अपना कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया था इस ये जो हम देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। और यही सब चीजें जब देखने को मिली ब्रिटिशर्स को कि सब एकजुट हो गए हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए, तो ब्रिटिशर्स को जो है मजबूरन जो है आप कह सकते हैं भारत छोड़ के जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हम कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। ब्रिटिश सवर्निटी कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, क्या जो ब्रिटिश सवर्निटी थी वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द फ्री इंडिया, क्या सेशन सही है? दूसरा पॉइंट हम देखते हैं सेशन रीजन क्या लिखा हुआ है। ब्रिटिश सवरन अपॉइंटमेंट
द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया। तो देखिए बच्चों, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना सेशन, वो गलत है, बट सेकंड जो रीजन लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, ब्रिटिश सॉवरन अपॉइंटमेंट द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, ये गलत है। बी वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन, ये भी गलत है। सी देखते हैं क्या लिखा, देखिए ए वाला गलत है, तो हम सीधे से देख लेते हैं कि ए कहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। लेट्स सी डी। देखिए वो जो डी में लिखा हुआ कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यूपीएससी के 1996 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये तो आप लोग को पता है कि 4 जुलाई 1947 को जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश होता है और 18 जुलाई 1947 ये इनैक्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट would not continue any control on any dominance from the 15th of August 1947. Second statement क्या लिखा हुआ is correct as British sovereign appoint the last governor general of free India. तो आप देख सकते हैं बच्चों, सेशन जो है गलत था और रीजन हमारा यहाँ पे सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए बच्चों, यही इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के बारे में पूछ रहा, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यही 18 जुलाई 1947 को जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है इनएक्ट पास हो जाता है या फिर इफेक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल एसेंट ऑन, कब, 18 जुलाई 1947। मैंने आप लोगों से कहा था बच्चों की यूपी में जो है 2014 देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस के प्री में जो 2014 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज था, और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि 18 जुलाई होगा या 20 जुलाई होगा, या फिर जो से सोचे थे कि 15 अगस्त तो 1947 तो नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा 18 जुलाई 1947 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द माउंटबेटन प्लान। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, ये क्या था, इम्प्लीमेंटेशन था बच्चों माउंटबेटन प्लान का। माउंटबेटन प्लान को 3rd जून प्लान भी कहते हैं, आप सभी लोग को पता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 4th of July 1947। आप लोग को पता है बच्चों की इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4th of July 1947 को जो है उस समय के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। The Indian Independence Act was passed by the House of Commons on 15th of July 1947। और अंत में आपको देखने को मिलेगा कि इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसको जो एसेंट मिल जाता है, रॉयल एसेंट मिल जाता है 18th of July 1947 बच्चों। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए जो टॉपिक है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे डेट्स है बच्चों, बहुत सारे नेम है, क्लेमेंट एटली, वाइसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, वेबल का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कारण था कि ब्रिटिशर्स जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है कमजोर हो गए थे, ये भी एक कारण बना था कि इनको जो मजबूरन देश को आजाद कराना पड़ा। बाल्कन प्लान क्या था, इस बाल्कन प्लान को कौन लेके आया था, या फिर जो है माउंटबेटन प्लान को जो है क्या हम 3rd जून प्लान भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। ये जो आप कह सकते हैं कि लास्ट टॉपिक हम नहीं कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, बट हाँ थोड़े से और टॉपिक्स हमें मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा डिस्कस करना। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। सेशन एंड होने वाला है बच्चों, उससे पहले फिर से मैं एक बार आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। GM 360 के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। GM 360 के द्वारा बच्चों पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां से 1st of May 2024 से बच्चों वहां पे यूपीएससी के लिए एज वेल एज एसएससी के लिए जो है बैचेस, लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए रन की जाएंगी। डायरेक्टर्स बैच के नाम से जो है एक बैच लॉन्च किया जा रहा है। GM 360 के बहुत ही आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड टीचर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा बैचेस लॉन्च की जा रही हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल इन यूपीएससी के बैच में जो है बच्चों आप लोग एनरोल करा लीजिएगा। यूपीएससी की जो एडमिशन फीस है 1000 रुपीज बच्चों एडमिशन फीस है, एंड 500 मंथली जो आपको पे करना पड़ेगा फॉर 18 मंथ्स। एंड आपके स्टार्टिंग में जैसे आप लोग के पास वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे जो है बच्चों एक कोड रहेगा जिसको आप स्कैन करके जो है बच्चों आप GM 360 के पोर्टल पे जाकर के वहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस फ्रॉम 1st of May 2024 at GM 360 portal. Thank you so much.